वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है उसी का लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये इस वीडियो सीरीज़ का 12वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट को भी देखने के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो दोस्तों उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डेली का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी जरूर ऑन करें और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें। जो चीज़ समझ नहीं आता कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा आज का ये 12वां नंबर का पार्ट का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक आदर्श का ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों एक आदर्श है, उसका ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों जो है सीजी व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, तो चुंबक का दोस्तों एक गुण है, विद्युत और चुंबक का जब दोनों मिल जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। तो इसका प्रणेता अर्थात प्रतिपादक कौन है, तो इसका है दोस्तों माइकल फैराडे। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होता है तो प्रेशर जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जिससे प्रेरित धारा बहती है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और फैराडे का जो नियम है वो क्या है दोस्तों, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, तो यही क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। देखिए यहाँ पास कोई एक बंद परिपथ है, वहाँ से क्या हो रहा है, चुंबक है, तो इन दोनों के फ्लक्स के दौरान क्या होता है, एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसको क्या होता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर के माध्यम से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, विद्युत चुंबकीय जो है प्रेरण है। ठीक है, चलिए अर्थात दोस्तों इसमें ये है कि चुंबक के कारण प्रेरित हुआ जो धारा है, विद्युत है, वही क्या है, चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है, कोई दूसरा क्या होता है, मोटिवेशन होता है, हाँ, जो कि दूसरे से प्रेरित हो जाता है और अपने आप को मोटिवेट करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, ये चुंबक के दौरान और ये इसमें से बंद परिपथ के दौरान क्या होता है, उसमें प्रेरण उत्पन्न हो जाता है और क्या होता है, धारा बहने लगती है। इसे यही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक चयन के सिद्धांत आपको पता ही होगा, तो उसके कौन है, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन दोस्तों ये जो है बहुत पुराने जो है उस चीज़ों को खोज करके मानवता के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा, जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन या नेचुरल सेलेक्शन कहते हैं। ठीक है, सिलेक्शन कहते हैं। यह एक धीमी गति से क्रमशः होने वाली अनाच्छादित प्रक्रिया है। प्रकृति वर्ण की क्रम विकास की यह मुख्य कार्यविधि है। चार्ल्स डार्विन ने इसकी नींव जो रखी है और इनका प्रचार प्रसार भी किया है। देख सकते हो ये बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है। पहले क्या हमारे पूर्वज क्या थे, आदि मानव थे, आदि मानव से पहले क्या थे, बंदर थे, ऐसा कहा जाने वाला है। धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य में परिवर्तित हो रहे थे, बहुत लंबा समय लग गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक मोल जो है उसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है दोस्तों 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसे एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों फोटोग्राफी जो होता है फिल्म, उसमें क्या होता है, उसमें हाइपोविलियन के रूप में जो रसायन का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, सोडियम के थायोसल्फेट होता है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट होता है हाइपोविलियन के रूप में फोटोग्राफी के प्रिंट लेने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वृक्क अर्थात किडनी की रचना कार्यात्मक इकाई क्या है। तो दोस्तों वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई क्या है वो होता है दोस्तों न्यूरॉन्स होता है। और न्यूरॉन्स दोस्तों जो मिलकर के बना होता है उसमें किसमें होता है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है इसका, अगर न्यूरॉन्स नहीं दिया है तो नेफ्रॉन को आपको टिक लगाना है। अगर नेफ्रॉन दिया है तो दोस्तों क्या करना होगा, और न्यूरॉन्स दिया है तो न्यूरॉन्स में लगाना है, और न्यूरॉन्स नहीं दिया है तो नेफ्रॉन में आपको क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों नेफ्रॉन जो होता है गुर्दे की सूक्ष्म संरचना और कार्यात्मक इकाई है। यह एक वृक्क कोशिका और वृक्क नलिका से बना होता है। वृक्क कोशिका में कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसमें बोमन कैप्सूल भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होता है 25 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है, कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी है वो क्या है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। तो कोई भी आप बुक रीडिंग करते हो दोस्तों तो मिनिमम आपकी जो दूरी होनी चाहिए बुक और आँख के बीच की दूरी, तो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। जब भी आप मोबाइल यूज़ करते हो तो दोस्तों तो इसमें देखने के लिए भी आपको 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर रख करके ही देखना है, ठीक है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो आप चश्मे का यूज़ कीजिए और बिना चश्मे का आप दोस्तों मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जिन के बारे में दोस्तों जो कथन है वो उपरोक्त सभी क्या क्या कथन सत्य है कि यह जो है दोस्तों डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। जीन आपने जानना ही होगा कि यह वंशानुक्रम बढ़ता है आगे, जीन की तरह जो है दोस्तों गुण जो है आगे जाता है, ठीक है। तो यह आनुवांशिकता की भी इकाई है और यह जो है गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। तो गुणसूत्र के अंदर ही दोस्तों क्या होता है? हमारा डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए के अंदर ही क्या होता है? हमारा जीन उपस्थित होता है, जो हमारी आनुवांशिकता के आधार पर क्या होता है? ये बढ़ते रहता है, ठीक है। जो देखिए यह है सेल, कोशिका, कोशिका के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर आपको देखने को मिलेगा डीएनए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले इसमें जान लेते हैं कुछ बातें। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का आधार एवं उसका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जिन आपका जो है वंशाणु या पैतृक कहलाती है। जिन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंतः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करती है। दोस्तों तो खुद जो है डीएनए प्रोटीन से ही मिलकर के बना होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर के लिए निर्माण में किन दो तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो न्यूनतम और अधिकतम जो है टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर में जो प्रयोग होता है दोस्तों वो पारा होता है और साथ ही साथ उसमें शराब बोले तो दोस्तों एल्कोहल OH। आपने जो है इसका क्रियात्मक समूह पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो OH समूह जो इसमें मिला रहता है वो क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। और एल्कोहल क्या है? एक प्रकार का शराब ही कहा जा सकता है, लेकिन क्या होता है अगर हम लोग जो पीने वाला शराब बोलते हैं दोस्तों वो क्या होता है? C2H5OH का मिला हुआ रूप ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? OH समूह उसमें इसलिए डाला जाता है क्योंकि क्या होता है कि अगर शून्य से हमको कम तापमान को मापना है, ठीक है, 0 डिग्री से कम तापमान को अगर हमको नापना है तो पारा में हम लोग नापेंगे दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? नाप तो सकते हैं लेकिन कहाँ तक नाप सकते हैं? तो माइनस जो है दोस्तों 72 डिग्री तक हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको माप सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? -72 के बाद दोस्तों पारा भी जम जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? एल्कोहल मिलाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? आगे तक आप और उसको भी नाप सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पदार्थों के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों परमाणुवाद के पदार्थ के जो परमाणुवाद है उसके जो प्रणेता कौन है? डाल्टन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्याख्या इसका क्या है कि दोस्तों डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु और अनेक गुणों के संदर्भ में सभी मामलों का वर्णन करने का पहला पूर्ण प्रयास था। डाल्टन ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निरंतर रचना के नियम पर अपना सिद्धांत आधारित किया था। अब दोस्तों इसमें एक आया है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का ना तो कम होता है ना तो ज़्यादा होता है। तो इसको देने वाला कौन था? लेवोजियर था, जिसे रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसके सिद्धांत का पहला भाग जो बताया है कि सभी पदार्थ अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है जो कि अविभाज्य है। तो दोस्तों जब इन्होंने कहा था कि उस समय परमाणु जो है कोई भी पदार्थ होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन क्या है वो पूरी तरीके से अविभाज्य कहा जाता था। लेकिन इस सब बातों को जो है कटाक्ष करने के लिए जो है रदरफोर्ड ने इस परमाणु को भी तोड़ करके दिखाया, जिसमें से उन्होंने क्या किया? उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बारे में उन्होंने बताया। जे थॉमसन ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनों की खोज करके दोस्तों बता दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। परमाणु के बारे में आप पढ़ोगे दोस्तों बहुत सारा आपको टॉपिक मिलेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देता है? तो चूने के जो जल है उसको दूधिया करने का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है, ठीक है, CO2। आप घर में देखे होंगे पोताई के लिए जो चूना रखा रहता है उसमें क्या होता है, अगर उसमें पानी मिला करके आप थोड़ा देर के लिए शांत छोड़ दोगे तो पानी ऊपर का क्या हो जाएगा? प्योर जो है पानी कलर का दिखेगा। लेकिन अगर उसमें क्या करोगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा? तुरंत का तुरंत दूधिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरेखित पेशीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो आरेखित पेशीय ऊतक जो पाए जाते हैं दोस्तों वो अमाशय में
पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास भी आप देख रहे हो इमेज में, तो वहाँ पास क्या है, आरेखित, पेशी, ऊतक, ये सब क्या है, पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक होता है। तो सीएनजी दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा, तो उसमें क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में कार्बन की कौन सा यौगिक उपस्थित होता है। ठीक है, तो यौगिक दोस्तों कौन सा उपस्थित होता है, मेथेन उपस्थित होता है। ठीक है, कौन सा उपस्थित होता है, मेथेन उपस्थित होता है। ठीक है, और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये क्या भरा रहता है, मीथेन भरा रहता है, और इसका उपयोग दोस्तों वाहन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें है दोस्तों यौगिक आया, तो यौगिक क्या होता है कि दोस्तों दो या दो से अधिक निश्चित अनुपातों से मिलकर बने तत्वों के योग को ही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, और ये मीथेन भी क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद क्या है, ब्रोमीन है, उसके बाद क्या है, आयोडीन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इसका वरीयता क्रम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑक्सीकरण में होता है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है या ऑक्सीडेशन कहलाता है। बचपन में आपने पढ़ी होगा, क्लास 10th में, 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जो मुक्त होना वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका अपचयन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर वाला भाग क्या होता है। तो दोस्तों इनेमल जो होता है वो कशेरुकी जो जंतु है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, जब जैसे आप चित्र में देख सकते हो, तो इसमें क्या है, इनेमल, देखिए ये जो हमारा दांत वाला हिस्सा है दोस्तों, ये उस सबसे ऊपर का हिस्सा, उसे ही क्या कहा जाता है, इनेमल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। दांतों के बाहरी हिस्से में मौजूद इनेमल शरीर के सबसे सख्त उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्तम होता है। अम्लीय खाना, पेय पदार्थों के संपर्क या अधिक तापमान बर्दाश्त करना, या बहुत ठोस चीज़ों को चबाने के बावजूद हमारे दांत बहुत लंबे समय तक काम कर पाते हैं। तो इसी परत की वजह से ही क्या होता है दोस्तों, वो मजबूत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाश्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पाश्चुराइजेशन के बारे में दोस्तों सभी जो लाइनें हैं वो क्या है, सत्य है। कौन कौन सी दोस्तों, कि पाश्चुराइजेशन ने लुई पास्चर ने इस विधि का इजाद किया था, मतलब खोज किया था मेथड को। इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो यही क्या है, पाश्चुराइजेशन है। पाश्चुराइजेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, बिना सूक्ष्म जीवों के आक्रमण के। तो उसमें क्या होता है, जैसे दूध है, दूध को क्या करना है, हमको लंबे समय तक रखना है, तो 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करोगे आप, 30 मिनट तक आप उसको उबालोगे, है ना, गर्म करोगे और उसको रखोगे, तो काफ़ी लंबा समय तक वो रह सकता है। उसी तरीके से बोला जा रहा है दोस्तों, पाश्चुराइजेशन के इस मेथड को पाश्चुरीकरण कहा जाता है, और इसके किसके द्वारा खोजा गया है, लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया है। और दोस्तों इसके द्वारा जो है दोस्तों, कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज, तो रेबीज के टीके का भी आविष्कार लुई पाश्चर के द्वारा किया गया है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को शुद्ध करने की जो विधि है दोस्तों वो क्या है, वेपोराइजेशन, मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन में होता क्या है कि दोस्तों, जब कोई भी जो कपूर जो होता है वो ठोस अवस्था में रहता है, ऊर्ध्वपातन में क्या होगा, उसको हमको क्या करना है, गैस में परिवर्तित करना है। तो वो क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में रह करके ही क्या होता है, वो जो है दोस्तों पूरी तरीके से वातावरण में मिल जाता है, गैस में मिल जाता है। अर्थात कोई भी चीज़ जो है ठोस से बिना द्रव में बदले सीधा गैस में परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल और भी देख सकते हो दोस्तों आप, जो है नेफ्थेलिन बॉल है ना, डामर गोली जिसको बोलते हैं सामान्य तौर पर आम भाषा में, तो उसको वो भी क्या होता है, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया के माध्यम से एक ठोस पदार्थ जो से गैस में बदल जाता है, तो कभी तरल चरण में से गुजरता है। ठीक है, तो बहुत ही कम ऐसी स्थिति है जब वो क्या होता है, तरल चरण से गुजरता है। जैसे सूखी बर्फ को ठोस CO2 ऊर्ध्वपातन क्रिया का एक सामान्य उदाहरण प्रदान किया जाता है, माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, बहुत बार पूछा जा चुका है, कॉमन सा है, यकृत आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, धातु की छड़ी के माध्यम से संचालित गर्म की मात्रा सीधे
उसके अनुपातिक कारक होगा। तो दोस्तों जब हम लोग क्या करते हैं, धातु के क्षण को गर्म करते हैं तो उसके अनुपातिक कारक क्या क्या हो सकता है? गर्मी की प्रवाह का समय, पार अनुभाग का क्षेत्रफल, तापमान प्रवणता, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी क्या है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के प्रवाह के समय भी और उसका क्षण, उसी तरीके से पारा का अनुभाग का क्षेत्रफल, उसी तरीके से तापमान, ये सब क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वास्तविक मछली रियल फिश कौन सी है? तो रियल फिश कौन सा है दोस्तों? स्टार फिश, ब्रिटल फिश, और आपका जो है सी कम्बर फिश। तो दोस्तों इसमें से क्या है, हैपो कैंपस जो है वो क्या है, एक रियल फिश है। और जैसे कि आप देख रहे हो ये हैपो कैंपस, ठीक है, दरियाई घोड़ा या समुद्री घोड़ा, इसे क्या कहा जाता है, एक रियल फिश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अन्य जो ऑप्शन देख रहे हो ये सब क्या है, फिश के प्रकार में तो नहीं आते लेकिन फिश गिनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक विलायक कौन सा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है? जल। क्योंकि इसमें दोस्तों अपने पृथ्वी में उपस्थित दोस्तों लगभग 88 से जो है दोस्तों 89% भाग, ठीक है, 78 से 89% भाग जो है वो क्या पूरी तरीके से अपने आप में घोल लेता है। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए सर्वाधिक विलायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर क्या करेंगे हम लोग एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल में शक्कर को घोल के देखना। ठीक है, उसी तरीके से ईथर है, नेफ्था है। ठीक है, तो इसमें अगर आप बहुत सी चीज़ें इसमें नहीं घुलती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल विलायक क्या है, जल है। सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ विटामिन दिया है, उसे होने वाली कमी से होने वाला रोग के नाम दिया गया है। तो ए में दिया है विटामिन ए, बी में दिया है विटामिन बी, सी में दिया है विटामिन सी, और डी में दिया है विटामिन डी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ना कि नपुंसकता। ठीक है, तो रिकेट्स जो होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? दोस्तों तो गिरगिट रंग बदलता है, उसका मेन रीज़न क्या है कि गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है। क्योंकि दोस्तों उसका जो शरीर होता है वो क्या होता है, शरीर के टेम्परेचर, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, अलग अलग रंगों में ताप का जो अवशोषण होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे काला में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, वाइट में सबसे कम होता है। उसी के लिए कारण क्या होता है, गिरगिट अपना रंग बदलता है। अन्य भी कारण है, वो हो सकता है जैसे क्या, जैसे अन्य जानवरों से बचने के लिए वो अपना रंग बदलता है। गिरगिट वातावरण के प्रतिकूलित संकेत को समझने के लिए अपना रंग बदलता है। ठीक है, ये भी सब कारण माना जाता है, लेकिन मेन रीज़न क्या है, वो अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, गर्मी प्रबंधन के लिए ही रंग बदलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों किडनी अर्थात जो है दोस्तों आपने अभी देखा स्टार्टिंग में वृक्क, ठीक है, तो किडनी का जो कार्य क्या है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना ही क्या कहलाता है, किडनी का मेन कार्य होता है। ठीक है, और कौन करता है ये दोस्तों, उसकी जो इकाई होती है न्यूफ्रॉन के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा है दोस्तों। ठीक है, और कल का प्रश्न था दोस्तों, देख लेते हैं, किस रंग के प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग का जो होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है परावर्तन होता है। और आज का सवाल है आपके लिए, झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर के बैठ जाता है तो आवर्तकाल में क्या फ़र्क पड़ेगा, कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये सभी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या होगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझ नहीं आया उसे डेफिनेटली दोस्तों कमेंट करके पूछिए, और वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम ग्रुप में। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में मेरे अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए, वहाँ से इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों इसी तरीके का डेली क्लास पाने के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 12 कैसा लगा ज़रूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो भी अपलोड करके रखा है, आप उसको भी देखिए प्लेलिस्ट में जा करके, आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो मैंने प्रोवाइड करके रखे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए पार्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।